नमस्कार। आज हम मिलकर राजनीति के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ये राज्य आखिर होता क्या है, सरकार काम कैसे करती है और इस पूरे सिस्टम में हम और आप कहाँ फिट होते हैं। तो चलिए इन मुश्किल से दिखने वाले सवालों को तोड़ते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने सदियों पहले कहा था कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है। और देखिए आज भी ये बात कितनी सटीक बैठती है। अक्सर हमें लगता है कि पॉलिटिक्स, अरे ये तो नेताओं का काम है, हमारा इससे क्या लेना देना। पर सच तो ये है कि राजनीति हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे हम बच ही नहीं सकते। और इसे समझना हमें सिर्फ एक बेहतर नागरिक ही नहीं बल्कि एक ज्यादा ताकतवर नागरिक भी बनाता है। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम राजनीति की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक मॉडर्न स्टेट यानी एक आधुनिक राज्य बनता कैसे है। इसके बाद सरकार के काम करने के तरीके यानी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारा इस सिस्टम से क्या रिश्ता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति आखिर है क्या। ये शब्द तो हम दिन में पता नहीं कितनी बार सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है। अगर एकदम किताबी भाषा में देखें तो पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान वो पढ़ाई है जो राज्य और सरकार को समझती है। ये इस बात की पड़ताल करती है कि पावर कैसे काम करती है, समाज को चलाया कैसे जाता है। और अगर इसे और भी आसान कर दें तो ये बस इस बात को समझने की कोशिश है कि हम सब एक साथ मिलकर अपने लिए फैसले कैसे लेते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। राजनीति का सीधा असर हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, आपके घर के बाहर की सड़क कैसी होगी, बच्चों के स्कूल में क्या सुविधाएं होंगी, अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अरे ट्रैफिक लाइट का नियम भी। ये सब कुछ राजनीतिक फैसलों का ही तो नतीजा है। तो पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने के बाद अब आते हैं इसके सबसे बड़े खिलाड़ी पर, यानी राज्य, या जिसे हम स्टेट कहते हैं। आखिर ये होता क्या है? क्या किसी भी जमीन के टुकड़े को हम स्टेट कह सकते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ खास चीजें जरूरी होती हैं। तो देखिए, किसी भी स्टेट के लिए ये 4 चीजें एकदम जरूरी हैं। इनके बिना काम नहीं चल सकता। पहली, पॉपुलेशन यानी वहां रहने वाले लोग। दूसरी, टेरिटरी यानी एक तय जमीन, एक नक्शा। तीसरी, गवर्नमेंट यानी एक सरकार जो उस जगह को चलाए। और चौथी, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। अब ये जो आखिरी चीज है ना, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सुप्रीम पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी। ये किसी भी राज्य की वो ताकत है जिससे वो अपने फैसले, चाहे वो देश के अंदर के हो या बाहर के, खुद ले सकता है, बिना किसी बाहरी दखल के, बिना किसी के दबाव के। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रिटिश इंडिया का उदाहरण लेना। सोचिए, उस वक्त हमारे पास लोग थे, हाँ थे, एक तय जमीन थी, बिल्कुल थी, एक सरकार भी थी, भले ही वो अंग्रेजों की थी। पर क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। हमारे बड़े फैसले हम नहीं बल्कि लंदन में बैठे लोग लेते थे। इसीलिए तब भारत एक आज़ाद स्टेट नहीं बल्कि एक कॉलोनी, एक उपनिवेश था। अच्छा, तो अगर स्टेट एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो सरकार क्या है? सरकार है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे काम करवाती है, पूरे सिस्टम को चलाती है। पर सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी पावर किसी एक के हाथ में तो नहीं दी जा सकती, है ना? तो फिर ये बंटती कैसे है? तो पावर का बैलेंस बनाने के लिए सरकार को 3 मेन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, इनका काम है कानून बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, इनका काम है बने हुए कानूनों को लागू करना। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो ये देखती है कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो और न्याय मिले। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी एक हिस्सा ज्यादा पावरफुल होकर तानाशाना बन जाए। अब सरकार चलाने के भी अलग अलग सिस्टम होते हैं। 2 सबसे आम सिस्टम जो हम देखते हैं वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और मोनार्की यानी राजतंत्र। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ सुप्रीम पावर किसके पास है? जनता के पास। हम वोट देकर अपने नेता चुनते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश है जहाँ राजतंत्र है। वहाँ सुप्रीम पावर एक राजा के पास होती है और वो सत्ता विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और यही तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और ताकतवर बात है कि अंत में असली पावर जनता के हाथ में ही रहती है।
हम ही हैं जो अपनी सरकार को चुनते हैं, और अगर वो सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो हमारे पास उसे बदलने की भी ताकत है। तो हमने स्टेट की बात कर ली, सरकार की भी बात कर ली, पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी किरदार कौन है? वो है हम, नागरिक, द सिटीजन। तो चलिए अब समझते हैं कि एक स्टेट और उसके नागरिक के बीच रिश्ता कैसा होता है। और याद रखिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक दो तरफा रिश्ता है। और इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? वो है देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसे देश की सबसे बड़ी रूल बुक मान सकते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी, उसकी हदें क्या होंगी, और साथ ही ये हम नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। तो जैसा मैंने कहा, ये एक गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। एक तरफ हैं राइट्स यानी अधिकार, जो स्टेट हमें देता है ताकि हम एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी सकें, जैसे राइट टू एजुकेशन। और दूसरी तरफ हैं ड्यूटीज यानी कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, जैसे कानून का पालन करना और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अधिकार और कर्तव्य अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती अगर हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे, और कर्तव्य भी तभी मायने रखते हैं जब हमारे अधिकार सुरक्षित हों। एक अच्छा समाज तभी बनता है जब इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब उसके नागरिक जागरूक हों, इन्फॉर्म्ड हों। तो आज के इस डिजिटल युग में जब हर सेकंड हमारे फोन पर सूचनाओं का सैलाब आता है, मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि एक जागरूक नागरिक होने का असली मतलब क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।